काटगेर राजस्थान के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं। मंचासीन जो मेरे सीनियर और मार्गदर्शक और बुद्धिजीवी साथी जो इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और इस पंडाल में उपस्थित सभी समाज बंधुओं और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी वीरों, आज का जो ये प्रोग्राम राज्य स्तरीय, अरे माइक की में तो दम नहीं, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ा है, चल जाएगा ना। तो राजस्थान शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति, ये कार्यक्रम के जो आयोजक के रूप में बैनर आप सामने लगा हुआ है, इस संघर्ष समिति के माध्यम से जो यहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, जन जागरण का कार्यक्रम, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शेड्यूल्ड एरिया, हमारे लोगों को तो शेड्यूल का भी पता नहीं, और एरिया का बोलोगे तो बोलेंगे वन विभाग, है ना। एरिया वो कहते हैं वन विभाग को, और शेड्यूल के बारे में कोई पता ही नहीं है। तो शेड्यूल एरिया क्या है, इसके बारे में जानकारी आम आदमी के बस का रोग नहीं। ये जो राइट के बारे में लेकर ये समिति और पूरे देश में हमारे जो साथी पूरे देश में ही काम कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस शेड्यूल एरिया के बारे में हमें कहां से और क्या हासिल हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। शेड्यूल्ड एरिया, ये भारतीय संविधान के अंदर जो शेड्यूल हैं, 12 जो अनुसूचियां हैं, उनमें से 2 अनुसूचियां, 5वीं और 6ठी अनुसूची, जो विशेषतया आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान का रचना की, जब उन्होंने लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर उन्होंने जब ये काम अपने हाथ में लिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ख्याल रखा। प्रत्येक नागरिक का, और मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा इसको बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग ध्यान से लें। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे भारतीय संविधान के लिखे, लाने और लागू होने से पहले उन्होंने इस देश की जनता के साथ कुछ भी किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, शोषण किया, गुलाम बनाया, उन लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में न्याय दिया। उनके साथ भी अन्याय नहीं किया। वो चाहते तो हजारों वर्ष के उस बदले की भावना से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उन्होंने समान अधिकार दिए। सभी को एक समान अधिकार दिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। क्यों किया बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा? जिस समाज को सदियों तक सताया गया हो, उस समाज का प्रतिनिधि जब सभी को न्याय देने की बात करता है, तो वहां कौन सी बात सामने आती है? वहां पक्षपात की बात समझ में वो सामने नहीं आती, वहां बात सामने आती है मानवता की। हमारे महापुरुष में मानवता थी। भारतीय संविधान से पहले इस देश में जितने संविधान लागू थे, उन संविधानों के रचयिता या लिखने वाले कभी भी मानवता को नहीं समझे और कभी मानवता पे नहीं चले। उन्होंने अमानवीय कृत्य किए, अमानवीय व्यवहार किया और मानवों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। लेकिन हमारे पुरखे ने उन लोगों के साथ भी मानवता जैसा व्यवहार किया। क्यों किया? क्योंकि वो एक मानव थे। वो एक मानव थे, इसलिए उन्होंने मानवता का व्यवहार
व्यवहार किया। इसलिए इस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को उन्होंने समान अधिकार दिए। लेकिन एक बात जो मेरे संज्ञान में आई, मेरे जानकारी में आई, कि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए, उसमें आदिवासियों को भी दिए, आदिवासियों को भी दिए। आदिवासी भी उससे बाहर नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझे हैरान करने वाली सामने आई, वो ये थी कि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी को समान दिया, मगर आदिवासियों को कुछ विशेष दिया। आदिवासियों को कुछ विशेष दिया। जैसे एक महिला होती है, बुजुर्ग महिला, और उसके बेटे और बेटियां होती है, फिर बेटे और बेटियों के बच्चे होते हैं तो नाती और पोते कहलाते हैं। बेटी का जो बच्चा होता है उसको नाती कहते हैं, और बेटे का जो बच्चा होता है उसको पोता कहते हैं। तो वो महिला अपने नाती और पोते दोनों से प्यार करती है, दोनों से प्यार करती है, दोनों को लाड करती है, दुलार करती है। मगर आपने कभी कभी देखा होगा कि उस महिला में एक चीज सामने आती है कि वो पोते को जो दुलार और प्यार देती है उससे 1% ज्यादा बेटी के बच्चों को यानी नाती को देती है ना। कई बार अपने पोतों से कुछ चीज छुपा करके नाती को फट से पकड़ा लेती है, बेटा तू खा ले, तू एकदम से खा ले, इसको दिखाना मत, ये देख लेगा तो गड़बड़ कर लेगा। उसको कहते हैं विशेष प्यार, विशेष दुलार। एक दादी का प्यार है और एक नानी का प्यार है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के साथ दादी का व्यवहार किया, मगर आदिवासियों के साथ नानी का व्यवहार किया। उन्हें कुछ छुपा के अलग से दिया। क्यों? क्योंकि ये सदियों से सताए हुए लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, कुछ हासिल किया नहीं, कुछ पाने की इच्छा रखी नहीं। त्याग और बलिदान से जंगलों में जैसी भी परिस्थिति में रहना था रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ अलग हटकर के विशेष अधिकार दिया, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में दो चीजें हैं। एक, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर खुद चयनित करके गए और उनको कहा कि यहां पर आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, उनका अपना राज होगा। उस एरिया में कोई भी निर्णय फैसला लेना है तो वो आदिवासी ही तय करेंगे। वहां कोई भवन बनेगा, सड़क बनेगी, कारखाना खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका संपूर्ण अधिकार आदिवासियों के पास में होगा। कोई भी बाहर से कोई ताकत उसको थोप नहीं सकती। कि जो मेरी जानकारी में थे उनको तो मैंने दे दिया, लेकिन पूरे देश में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है। इसके लिए सरकारों को ये हिदायत दी जाती है, ये संविधान में प्रावधान किया जाता है कि ऐसे एरिया की पहचान करके जहां पर 50-60% और 70% से ज्यादा आदिवासी रहते हो, वहां पर उनको इसी छठी अनुसूची के तहत ही उनको एरिया को शेड्यूल एरिया को चिन्हित करके वहां विशेष अधिकार दिए जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये तो लागू करने वालों की नीयत पर है। कितना अच्छा रहेगा और कितना बुरा रहेगा, ये लागू करने वालों की नीयत पर निर्भर करता है। लागू करने वालों की नीयत क्या थी मालूम है? लागू करने वालों की नीयत थी कि जिन शेड्यूल एरिया को, जिन 4-5 राज्यों को छठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार स्वायत्त शासन के मिले, उनको मिलिट्री डाल करके क्रश किया और माओवादी और उल्फावादी कह करके उनको तहस नहस कर दिया, उनके हक और अधिकारों को खत्म कर दिया। और आज भी पूरे देश की मिलिट्री जितनी सीमाओं पर नहीं है, उतनी मिलिट्री उत्तर पूर्व के राज्यों में पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से हमें बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जिन लोगों के देने का जिसके हाथ में था, उन बदमाश लोगों ने देने की बजाय हमारा सत्यानाश किया। इसलिए साथियों, ये जरूरी है
कि अगर हम हमारे महापुरुषों के सच्चे सिपाही हैं, अगर हमारे महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं, तो उनके दिए हुए अधिकारों को हमें बचाना और लागू करवाना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, साधारण से साधारण बात बताता हूं। आपने जिन बच्चों को जन्म दिया, अगर उन्हीं बच्चों को आपकी आंखों के सामने कोई गला घोटकर मारे, आप बर्दाश्त करोगे? क्या करोगे? बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? उस पर हमला करोगे। जो आपके बच्चे को मार रहा है उस पर हमला करोगे और अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करोगे। अपने बच्चे को बचाने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा दोगे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने बच्चे को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने जो अधिकार हमें दिए वो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और हम बच्चों को, जिनको हमने जन्म दिया है या जिनको हम जन्म देने वाले हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, उनका गला घोटा जाएगा। क्या आप बर्दाश्त करोगे? अगर आप बर्दाश्त नहीं करोगे तो मेरे तो दो ही निर्देश समाज के लोगों से होते हैं, दो ही निवेदन हमारे होते हैं कि या तो जिन बच्चों को पैदा किया है उनकी सुरक्षा की गारंटी ले लो और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर बच्चे पैदा करना तो बंद कर दो, ताकि वे लोग तो उस अंधकार में ना जाए जिस अंधकार में आप हो, उस अंधकार में वो तो ना जाए। इसके लिए दो ही काम हो सकते हैं, या तो बच्चे पैदा करो तो फिर बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लो, नहीं तो बच्चे पैदा करना ही बंद कर दो। साथियों, उनमें से मैं भी एक हूं, मेरे भी दो बच्चे हैं। मुझे भी मालूम है कि अगर इस देश के किसी बच्चे का अधिकार नहीं बचा तो मेरे बच्चों का कहां से बचेगा, उसके पास कहां से विशेष हो जाएगा। और इस माइक पर से ऐसे बोलता हूं तो फिर मेरे बच्चों को तो विशेष दिया जाएगा ना। तेरा बाप तो बड़ा ठोकरा था उससे। तो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने जो कुछ भी काम पूरे देश में शुरू किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई सदियों की है। सदियों से ये लड़ाई हमारे और उस वर्ग के बीच में चल रही है। जो वर्ग हमें कभी भी ऊपर उठता हुआ देखना नहीं चाहता, उस वर्ग के बीच और इस देश के मूल निवासियों के बीच में, SC ST OBC के बीच में ये लड़ाई सदियों से चल रही है, सदियों से चल रही है। आधुनिक भारत में ये लड़ाई, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत करके हमें भारतीय संविधान के अंदर अधिकार दे दिए, उसके बाद हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए फिर से ये जो षड्यंत्र रचा शुरू हुआ, उस षड्यंत्र से पर्दाफाश करने के लिए हमारे देश में एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस लड़ाई में उतर चुके हैं। उस विचारधारा के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण करके वे इस लड़ाई में उतर चुके हैं और हम इस लड़ाई को इस स्थिति में लेके आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि इस आंदोलन की बाबा साहब अम्बेडकर के बाद शुरू करने वाले माननीय DK खापर्डे साहब, जो बाउंसेफ के संस्थापक थे, उनसे किसी आदमी ने सवाल किया था कि खापर्डे साहब एक बात बताओ, आपकी जो ये लड़ाई है ये कैसे सफल हो, कैसे सफल होगी और कब तक सफल होगी। तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं क्या जवाब दूं इस कार्यकर्ता को। अगर मैं जवाब देता हूं कि 1-2 साल में ही हम सफल हो जाएंगे और 1-2 साल में सफल ना हुए तो इनमें निराशा आ जाएगी। अगर मैं कह दूं ये लड़ाई 20, 25, 30, 40 साल तक चलेगी तो वो आदमी पहले ही निराश हो जाएगा। 20, 25, 30 साल किसने देखा है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जिस दिन इस देश के मूल निवासी SC ST OBC और धर्म परिवर्तित लोग अपने दुश्मन की पहचान कर लेंगे और ब्राह्मण को अपना दुश्मन मान लेंगे, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी। उन्होंने दुश्मन को एक्सपोज किया, दुश्मन को एक्सपोज किया और कहा जिस दिन भारत का प्रत्येक मूल निवासी, उसको न क्षत्रिय को अपना दुश्मन मानने की जरूरत है, न वैश्य को अपना दुश्मन मानने की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण को अपना दुश्मन मान ले, वो लड़ाई जीत लेगा, वो लड़ाई जीत चुका होगा। क्योंकि असली हमारा दुश्मन जो है वो ब्राह्मण है, बाकी हमारे दुश्मन बनाए गए दुश्मन हैं। बनाए हुए दुश्मन अलग होते हैं। फिर उन्होंने, कार्यकर्ता ने पूछा कि साहब ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा
कि कभी भी हमारा दुश्मन सामने आके लड़ाई नहीं लड़ता। ब्राह्मण कभी सामने आके लड़ाई नहीं लड़ता। वो कभी क्षत्रिय को आगे कर देता है, तो कभी वैश्य को आगे कर देता है, तो कभी ओबीसी को और एससी एसटी को भिड़ा देता है, कभी एससी एसटी को आपस में भिड़ा देता है, कभी हिंदू और मुसलमान को भिड़ा देता है। वो सामने नहीं आता, और वो सामने नहीं आता तब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। तो कार्यकर्ता हैरान था। वो कह रहा है कि वो सामने आने वाला नहीं, और जब तक सामने आएगा नहीं तब तक हम लड़ाई जीत नहीं सकते, फिर ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी। तो खापर्डे साहब ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? कि वो कभी आपके सामने आने वाला नहीं है, उसकी गर्दन पकड़ के लाना होगा। आने वाला नहीं है, घसीट के लाना होगा। जिस तरीके से सपेरा बीन बजाता है ना, सपेरा बीन बजाता है, बजाता है, बजाता है, बजाता है, और नाग देवता को मजबूर होकर बाहर आना पड़ता है। हमारे लोगों ने लगातार ये जन जागरण की बीन बजाई और बजाई। आज हमारा दुश्मन हमारे सामने आके खड़ा हो गया। मैं आपको उसके एक दो उदाहरण देके बताता हूं कि किस तरीके से जिन लोगों ने भी यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी करके इस लड़ाई को यहां तक लाया है, उस लड़ाई की सफलता आपके सामने रखता हूं। हमारी पहली सफलता, इस दुनिया के नक्शे में एकमात्र मान्यता प्राप्त देश था हिंदू राष्ट्र, और वो था नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ था। वामसेव के जन जागरण ने, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के जन जागरण ने ये कमाल करके दिखाया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र से मुक्ति मिल गई और वहां पर भारत का संविधान लागू हो गया। नेपाल का संविधान लिखने वाली हमारी बहन कृष्णा पेरियार, जो ओबीसी से, इस व्यवस्था के अनुसार वो ओबीसी से आती है, मूल निवासी है, और उसको प्रेरणा देने वाली कृष्णा तामंग, जो हमारे वामसेव के मंचों पर कई बार आ चुकी है, उसने जाकर के कृष्णा पेरियार से कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी ही हिंदू राष्ट्र से मुक्ति लेनी होगी और उसके लिए तुम संविधान का निर्माण करो। और उसने भारतीय संविधान के आधार पर नेपाल के संविधान की रचना की, और भारतीय संविधान के अंदर मजबूरीवश बाबा साहब अम्बेडकर जो विशेष अधिकार महिलाओं को नहीं दे पाए थे, वो विशेष अधिकार कृष्णा पेरियार ने वहां महिलाओं को संविधान में दे दी। आंदोलन भारत में चल रहा है, असर नेपाल में हो रहा है। इससे बड़ा कोई सफलता का कारण हो सकता है? क्यों, आपको मालूम है? क्योंकि नेपाल नेपाल नहीं है। नेपाल इस देश के अंदर हुकूमत चलाने वाले ब्राह्मणों की सीक्रेट राजधानी है। 15 दिन वहां रहकर ऑब्जर्वेशन करके आया हूं। वो राजधानी है उनकी, वो सुरक्षित जगह है जहां बैठकर सारा प्लानिंग होता है, वहां बैठ करके मालेगांव बम कांड की योजना बनती है, वहां बैठ करके ताज होटल पे हमले की योजना बनती है, वहां बैठ करके सारे आरएसएस के सारे कारनामों की रचना होती है और इस देश में लागू होती है। इसलिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि पहली हमारी सबसे बड़ी विजय नेपाल में जो भारतीय संविधान को लागू करवाया। दूसरी बात आपको बताता हूं, हम लोग ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं। हमें मालूम है कि किसी न किसी दिन तो हमें भी बलि चढ़ना ही है। जब चढ़ना ही है तो चढ़ना है, फिर क्या है? मरना ही है, मरना तय है, तो लड़ते लड़ते न मरे। चला कभी रस्सी लटका के मरने से क्या फायदा? हमारे काम के परिणाम बता रहा हूं आपको। इस देश के अंदर 65 साल हो गए भारतीय संविधान को लागू हुए, मगर भारतीय संविधान जिस दिन संविधान सभा में समर्पित किया गया, अर्थात भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को 65 सालों में कभी उजागर किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। 65 सालों के बाद भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को संविधान दिवस मनवाने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया तो वामसेव और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने किया। 65 सालों बाद भारत के अंदर भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में ये बात स्वीकार करनी पड़ी और कहनी पड़ी। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में कहा कि मुझे लोगों ने पूछा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी तो ठीक था, 15 अगस्त तो ठीक था, ये 15 नवंबर कहां से लेके आ गए नरेंद्र मोदी जी? ये कहां से लेकर आ गए?
नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अगर मोहन भागवत जी का कंट्रोल नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी जी वहां बोलते, अरे ये तो आरएमएस का कमाल है, ये तो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का कमाल है, ये तो बामसेव का कमाल है, ये 65 सालों बाद हमें भारतीय संविधान दिवस